यूं बचे फिरते हो ये काम किसका है। जरा बताओ तो इन घोटालों में नाम किसका है। कर्ज माफी का दगा दिया वो वादा याद तो होगा। ये महिला को आइटम बुलाने का बयान किसका है। हर घोटाले में इसका हाथ मिल जाएगा। चोर है ये एक नंबरी, भ्रष्टाचार ही फैलाएगा। करप्शन नाथ है ये जी, सबको लूट खाएगा। कुर्सी मिली इसको तो एमपी बेच खाएगा। ये शब्द मेरे नहीं हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिछले दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे थे, करप्शन नाथ नहीं कमलनाथ, उनके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के ये उद्गार हैं। वही कमलनाथ जिनके लिए अब यह चर्चा चल रही है कि वो खुद उसी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। आने वाले वक्त में बहुत जल्दी ये तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो करप्शन नाथ की सरकार अपनी बीजेपी ज्वाइन कराने जा रही है। उसी बीजेपी ने लगातार कैंपेन में बहुत सारी वीडियोस बनाई जो आज की तारीख में भी बीजेपी के अपने यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। उन्हीं में से एक वीडियो ऐसी भी है जिसमें वो कहते हैं, झूठे वादों का फैला के जाल लूट लियो मध्य प्रदेश। 1.5 साल में फैला कर वादों का जाल लूट लियो मध्य प्रदेश। किसानों का खा के माल लूट लियो मध्य प्रदेश। कहने लगे मुंह से बब्बा, कहां गयो खेतन से खाद का कट्टा। खा गयो डील अगस्ता, पकड़ा के मोबिल का डब्बा। गच्चा दे गयो कमलू चच्चा। ये भारतीय जनता पार्टी अभी 3 महीने पहले करप्शन नाथ के लिए बोल रही थी। वही भारतीय जनता पार्टी शायद अब अपने खिड़की दरवाजे सब खोल चुकी है कि आ जाओ करप्शन नाथ, बीजेपी ज्वाइन कर लो। वही भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने यूट्यूब चैनल पर बता रही है कि बहनों जागते रहो, इस बार याद जरूर रखना, करप्शन नाथ को रखना है एमपी से दूर। और इसी वीडियो में आगे जाकर बीजेपी आरोप लगाती है कि मध्य प्रदेश में घोटालों और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अगर कोई चेहरा है तो वो करप्शन नाथ है, यानी कमलनाथ है। बीजेपी आरोप लगाती है कि अपने भतीजे रतुल पुरी के करप्शन को छिपाने की कोशिश कमलनाथ कर रहे हैं, लेकिन भतीजे पर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वही बीजेपी करप्शन नाथ पर आरोप लगाती है कि इस्तीफा देने के 15 मिनट पहले 63 करोड़ का घोटाला किया है करप्शन नाथ ने। सवाल बनता है कि इतने घोटालेबाज करप्शन नाथ को बीजेपी क्यों अपने पास आने देना चाहती है। जिस बीजेपी ने अब तक यह नारा दिया है कि एक अकेला सब पर भारी, जिस बीजेपी को यह गुमान है कि वो अकेले 400 पार जीतने जा रही है इस बार, उस बीजेपी को क्या जरूरत है कि एक करप्शन नाथ को बीजेपी में ज्वाइन करा ले। इस राजनीति को पता नहीं मेरे देश के लोग कितना समझेंगे कि आपके सामने जो चेहरा ताकतवर बनाकर दिखाया जाता है वो चेहरा अंदर से कैसा है। मीडिया इस पर इस एंगल से खबर नहीं दिखाएगी, इस दृष्टिकोण से आपके सामने विश्लेषण कभी नहीं रखेगी। जबकि ये सवाल सीधे सीधे बीजेपी से पूछा जाना चाहिए। पूछेंगे हम ये सवाल कांग्रेस से भी कि आप अब तक क्यों नहीं पहचान पाए। लेकिन भारतीय राजनीति में तकाजा यह है कि पिछले 4 साल में 168 सांसद विधायकों ने दल बदल दिए, जिसमें से 82% बीजेपी गए। बीजेपी में जाने वालों में 57% यानी 57% कांग्रेस के थे। और कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन करते हैं और उनमें से कई मुख्यमंत्री हैं। अमरिंदर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब, अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र,
आज की तारीख में अमरिंदर सिंह और अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हैं। इसके बाद आप देखेंगे हेमंत बिस्व शर्मा, एन बीरेन सिंह, ये सारे लोग जो एक जमाने में कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, सब पर भ्रष्टाचार का कोई ना कोई आरोप है। जैसे आदर्श घोटाला, अशोक चौहान, अमरिंदर सिंह पर भी कई आरोप, हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर कई आरोप, एन बीरेन सिंह, और उसके बाद इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया और उसके बाद आरपीएन सिंह, ये सारे नेता बीजेपी में चले गए और तमाम लोग अपने घोटाले, अपने आरोपों से बच गए। यानी जो बीजेपी अब तक कमलनाथ यानी करप्शन नाथ के ऊपर गेहूं घोटाला, सीडी घोटाला, बैंक घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, कर्ज माफी घोटाला, खाद घोटाला, मोबाइल घोटाला, सिंचाई घोटाला, इतने घोटालों का आरोप लगाती थी, उस करप्शन नाथ को भी अब बीजेपी ज्वाइन करा रही है अपनी पार्टी। बहुत जल्द हो सकता है यह घोषणा हो जाए कि अपने बेटे नकुल नाथ और कई विधायकों के साथ कमलनाथ यानी करप्शन नाथ अब बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो बीजेपी ज्वाइन करने के लिए ज्यादा सांसदों, विधायकों की तादाद इसलिए क्योंकि सत्ता उनके पास है। विपक्ष में रह करके लड़ना सबके बूते की बात नहीं होती। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, एक समय में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि जितने हमारी पार्टी में आरएसएस के लोग हैं वो सब बीजेपी में चले जाओ, जाओ भैया संघ में जाओ, आपकी कोई जरूरत नहीं है। प्रमोद कृष्णन याद है, वो आदमी कांग्रेस में रहकर के बीजेपी की भाषा बोला करता था, और जब कांग्रेस ने निकाल दिया तब उसे अवतार दिखने लगे मोदी जी, जो अपने कल की मंदिर के उद्घाटन में नरेंद्र मोदी को बुला रहा है और कह रहा है कि वो तो अवतार हैं, वो घोर संघ का आदमी जिसको कांग्रेस लंबे समय से पाल रही थी। कमलनाथ, आपको याद है ये कमलनाथ? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय अकेला यह आदमी पूरा इंडिया गठबंधन तोड़ने, उसको खत्म करने और बर्बाद करने की शुरुआत करने वाला आदमी है। आपको याद होगा इंडिया गठबंधन अपने शुरुआती तेवर में था, सब मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। शरद पवार के घर एक बैठक हुई थी, उसके बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल ने घोषणा की कि अक्टूबर के पहले सप्ताह से एक साझा रैली शुरू होगी जो मध्य प्रदेश के भोपाल से शुरू होगी। यही करप्शन नाथ, इसने मना कर दिया कि ऐसी कोई रैली भोपाल में नहीं होगी, हम अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, और वो बाबा बागेश्वर के चरणों में नतमस्तक था। ये वही नेता जिसे कांग्रेस उस चुनाव में ढो रही थी, क्योंकि मजबूरी है। आप ऐन वक्त पे चुनाव के समय अपनी टॉप लीडरशिप को बदलते तो बीजेपी फिर से यही करने का मौका पा जाती कि उनके पास तो नेता ही नहीं, उनका नेता हमारी तरफ आ गया। ये वो नेता है जिसने इंडिया गठबंधन पर शुरुआती डेंट मारना शुरू किया, करप्शन नाथ। ये वो नेता है जिसने 14 बैन किए गए पत्रकारों को सबसे पहले बुलाया, हेलीकॉप्टर में बिठाया, इंटरव्यू दिया और सारे गठबंधन धर्म की नियम अनुशासन को हवा में उड़ा दिया। ये वही नेता है जिसने कौन है अखिलेश, अरे भाई छोड़ो अखिलेश वखिलेश करके समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इतना कड़ा ढंग से रिएक्ट करवाया कि प्रतिक्रिया में कांग्रेस और सपा आपस में लड़ते हुए नजर आने लगे। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। अपने गठबंधन धर्म के निभाने की बजाय इसने गठबंधन के साथियों को अपमानित किया। इसीलिए अखिलेश यादव ने एक शानदार बयान दिया, इस आदमी के नाम की शुरुआत में ही कमल लगा हुआ है, ये उनका आदमी है। आज अखिलेश यादव सही साबित होते दिख रहे हैं। आज कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा सही साबित होते हुए दिख रहे हैं। जिस कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा पर मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया कि आप पार्टी का अनुशासन तोड़ रहे हैं और अपने नेता को सार्वजनिक तौर पर दोषी बता रहे हैं,
जबकि उसी आलोक शर्मा ने बहुत बेबाकी और स्पष्टता से कहा था कि हमारी पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। कमलनाथ जी के जितने 5-6 साल के क्रियाकलाप रहे, ये कोई बीजेपी से सांठ-गांठ तो नहीं थी उनकी। कांग्रेस को शायद ये बात बहुत देर में पता चली, और अभी भी कितनी पता चली अब नहीं पता। देखिए, दो तरह का दल बदल होता है, हर पार्टी में होता है। बहुत सारे लोग 22 के चुनाव में आप देखेंगे कि बीजेपी छोड़कर बसपा छोड़कर सपा में आए, बहुत सारे नेता बीजेपी में जा रहे हैं। ये राजनीति में होता रहा है, दल बदल कानून है, बहुत सारे नियम कायदे हैं। अभी पिछले दिनों आप देखेंगे कि ओम प्रकाश राजभर सपा गठबंधन तोड़ करके एनडीए में चले गए। दारा सिंह चौहान जो सपा के विधायक थे, इस्तीफा देकर के एनडीए में शामिल हो गए और बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बने, घोषी चुनाव हार गए। फिर भी ये एक तरीका होता है कि जिनको सत्ता की मलाई खानी होती है। दो चीजें हैं जो सत्ताधारी दल में लोगों को ले जा रही हैं। एक तो वो ईडी, सीबीआई और जेल मुकदमे से जो बचना चाहता है, जिसके लिए प्रधानमंत्री बोलते हैं कि जेल में जाइंग, चक्की पीसिंग। अजीत पवार, याद है ना, प्रधानमंत्री ने बोला, और चंद घंटों बाद वही जेल में चक्की पीसिंग वाला आदमी बीजेपी ज्वाइन करता है, समर्थन देता है, और आज भी वो महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम है। नीतीश कुमार, बहुत दूर मत जाइए, अचानक से बदल गए और वो बीजेपी के साथ चले गए, मुख्यमंत्री हैं। इसलिए बहुत सारे लोग लालच में, मलाई खाने के लिए, पावर पाने के लिए, यही ओम प्रकाश राजभर थे, विपक्ष में नहीं रह पाए, वरना अखिलेश यादव से आप टकराते, लड़ते और ये कहते कि हमारी सैद्धांतिक असहमति है बीजेपी के साथ, नहीं गठबंधन में रहेंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, हम उसका स्वागत करते। लेकिन आप बीजेपी में जाते हैं तो आपका लगता है कोई विचारधारा बची नहीं है, कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं बची है, और उसके सबसे बड़े प्रतीक बन गए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी जिस बीजेपी से लड़ने के लिए पूरे देश के लोगों को एकजुट कर रहे थे, वो उसी बीजेपी से साथ मिल गए, कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं। तो ये एक बात होती है कि लालच, लोभ, ईडी और सीबीआई या जेल जाने से बच जाना, मलाईदार पद पा जाना ताकि अपनी पार्टी चलाई जा सके, अपना घर चलाया जा सके, अपनी संपत्ति बढ़ाई जा सके। ये एक किस्म के लोग कई बार पार्टी बदलते हैं, लेकिन बीजेपी अपने पास ऐसे लोगों को क्यों आने देती है? वो तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल अपने सबसे मजबूत चुनावी सफर में जब उसका गृह मंत्री यह दावा करे कि 2047 तक का विजन बीजेपी के पास है, 2047 तक बीजेपी इस देश पर राज करेगी और इस तरह से देश का विकास करेगी, कैसे? इतने भ्रष्टाचारियों को बीजेपी ज्वाइन कराकर। एक अकेला शेर सब पर भारी था, फिर करप्शन नाथ की जरूरत क्यों पड़ी? हेमंत बिस्वा शर्मा क्यों आए? अशोक चौहान क्यों आए? अजीत पवार को जरूरत क्यों पड़ी? नीतीश कुमार की जरूरत क्यों पड़ी? जयंत चौधरी की जरूरत क्यों पड़ी? मैं इस एंगल से इस पूरे विमर्श को देख रहा हूं। इसलिए झूठ बोला जा रहा है कि वो अकेला सब पर भारी है, नहीं भारी है। वो ये जरूर है कि उसके पास इतना पावर है, इतना संसाधन है, देने के लिए मलाई इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी करप्ट से करप्शन नाथ को बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं, उन्हें पद दे रहे हैं, मंत्री बना रहे, सांसद विधायक बना रहे और अपने राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो एक तो ये मलाई खाने जो लोग जाते हैं वो एक बात है, लेकिन ये इम्तिहान है कांग्रेस पार्टी और साथ में चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उनके लिए यह एक बहुत सुनहरा मौका है। वो इससे घबराए नहीं। कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाएगी एक करप्शन नाथ के जाने से, अरे पार्टियां ऐसे नहीं कमजोर होती। समाजवादी पार्टी कमजोर हो जाएगी, ओम प्रकाश राजभर चले गए, पल्लवी पटेल नाराज हैं, ये चले जाएंगे, नहीं। ये एक समय होता है कि आपके यहां भी जो आरएसएस, बीजेपी या उनकी विचारधारा के सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले लोग हैं, उनका लिटमस टेस्ट कर लो और कुछ को अपने से जाने दो, कुछ को थोड़ा धक्का देकर उधर भेज दो, जिसका जहां घर है वहीं जाकर मिले, वरना सब जगह पर सब धोखा खाएंगे। वसीम बरेलवी का शेर याद है ना?
उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए। तो ये एक इम्तिहान की घड़ी है और अपने मूल्यांकन की घड़ी है विपक्षी दल की सभी पार्टियों की, कि आप इस बात की पड़ताल करिए कि आपके यहां कौन वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध नहीं है, कौन अपना वोट दिलाने में प्रतिबद्ध नहीं है, कौन बिक सकता है, कौन लालच में, कौन डर सकता है, और किसका विचार ऐसा है जो आपकी पार्टी के विचार से मेल नहीं खाता है। आज भी कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जाति जनगणना पर वह भाषा नहीं बोल पाते जो भाषा राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं, और आपको उन सारे नेताओं के बारे में पता है, आप भी जानते हैं। तो जो मलाई खाने गया, पद की लालच में गया, ईडी सीबीआई से डर कर चला गया, ये तो एक तरह के नेता हैं। दूसरे वे नेता भी हैं जिनके दिल में आरएसएस है लेकिन उनकी पार्टी कांग्रेस है और तमाम विपक्षी छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं। ये इम्तिहान का मौका है कि अपने विचारधारा के प्रतिबद्ध लोगों को ही बचाइए और जाने दीजिए बाकी लोगों को। जैसे जो भाषा अखिलेश यादव जी पीडीए पर बोलते हैं, जातिवार जनगणना पर बोलते हैं, जो भाषा तेजस्वी यादव जी जातिवार जनगणना और सामाजिक न्याय पर बोलते हैं, उन पार्टियों में अगर उस भाषा और उस तेवर और ईमानदारी के साथ अगर कोई नेता अपनी बात न रखे तो इसका मतलब यह मानिएगा कि वो विचारधारा और ईमानदारी से आपके साथ नहीं है। चिन्हित करना होगा, या तो उन्हें आंतरिक अनुशासन के तहत ट्रेंड करा जाए कि भाई राम मनोहर लोहिया भी विचारधारा से समाजवादी थे, इसलिए समाजवादी बन करके, संविधानवादी बन करके ईमानदारी से बात रखनी होगी, अन्यथा फिल्टर कर लीजिए। यह उचित मौका है। जो डर जाए, जो बिक जाए, जो गुलाम बन जाए, जो लालच में उधर चला जाए, उनको भी जाने दीजिए, और जिसके दिल में बीजेपी आरएसएस की विचारधारा है उसको भी जाने दीजिए। उचित मौका है। थोड़े से लोग जब बचेंगे ना तो उनमें से कोई हेमंत सोरेन होगा, थोड़े से लोग अगर बचेंगे ना तो उनमें से कोई तेजस्वी यादव बनकर निकलेगा, थोड़े से लोग अगर बचेंगे ना तो उनमें से कोई अखिलेश यादव बनकर निकलेगा, थोड़े से लोग अगर ईमानदारी से बचेंगे ना तो उनमें से कोई स्टालिन बनकर निकलेगा, थोड़े से लोग अगर बचेंगे तो उनमें से कोई वो ईमानदार लोग होंगे जो दूर तक आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़े होंगे। मुश्किल वक्त आता है तो उन सारे कमजोर कड़ियों को टूट जाने दीजिए, वरना वो ऐसे वक्त पर आपको धोखा देंगी कि आपको संभलना मुश्किल होगा। कांग्रेस पार्टी को अभी भी ये चाहिए कि ऐसे जितने भी कमल दिल में रखने वाले लोग हैं उन सबको चिन्हित करके जाने दे, या और तमाम विपक्षी दल सपा, बसपा, आरजेडी, इन सारे लोगों को उधर जाने दें। इसलिए क्योंकि ये इम्तिहान का वक्त है। डरे हुए लोग, बिके हुए लोग लंबी लड़ाई क्रांति की कभी नहीं लड़ पाते, ये याद रखिएगा। और एक बात जरूर याद रखिएगा कि जिस बीजेपी को आप सबसे ज्यादा ताकतवर समझ रहे हैं, जिस बीजेपी के नेता को आप सबसे ज्यादा ताकतवर समझ रहे हैं, भीतर से अगर वो वाकई ताकतवर होता तो उसे ये करने की जरूरत नहीं पड़ती कि जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको बीजेपी ज्वाइन करा लो और 2047 तक का सपना इस देश के लोगों को दिखाओ, ताकि लोग ये समझें कि इस बार तो लहर इतनी करारी है कि 400 पार हो रहा है। ये होता है माइंड गेम जो आपके साथ खेला जा रहा है। बाकी ईवीएम उनके साथ है ही, बाकी इलेक्शन कमीशन में वो उनकी पक्ष के लोग हैं ही, बाकी ईडी सीबीआई काम कर रही है, ये सारे मिल करके उस कमजोर नेता को ताकतवर बना रहे हैं। विपक्ष में ढेर सारे कमलनाथ हैं जिनको चिन्हित करना होगा। थोड़ा सा ईमानदार विपक्ष बनेगा ना, मैं फिर से कह रहा हूं, आज की तारीख में इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे ऊपर निडर लोगों में नाम होगा हेमंत सोरेन जैसे एक आदिवासी तबके से आने वाले नेता का। सबसे ऊपर नाम होगा तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव का, राहुल गांधी का, जो कम से कम अपने विचारधारा पर अडिग, निडर और टिके हुए लोग हैं। स्टालिन का नाम आएगा, तमाम लोगों का नाम आएगा जो बिना डरे बिना झुके लड़ रहे हैं। बाकी सबको उसी तरफ हो जाने दीजिए। मिर्जा जवां बख्त जहांदार का एक शेर है, आखिर गिल अपनी सरफेदर में कदा हुई, पहुंचे वहां ही खाक जहां का खमीर हो। इसी बात के साथ
आप सबका बहुत धन्यवाद। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।